क्या पढ़ रहे थे हम? ह्यूमन इवोल्यूशन टॉपिक, इवोल्यूशन चैप्टर का। कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए थे, मतलब तुम लोगों का इवोल्यूशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? चाहे ना एग्री करो, पार्शियली सच तो राइट। सच है। नहीं नहीं, तुम हो मंकीज, तो मंकीज का इवोल्यूशन तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का। तो मैं अपने एंसेस्टर्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो कौन कौन से थे, कैसे थे, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल। तो अगर इंटरनेट पे स्टडी मटेरियल देखते हो कोई, तो मैं याद रखना, जब भी तुम जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ ह्यूमन इवोल्यूशन पे, ठीक है। लेकिन यार इंटरनेट पे ना पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी लेवल तक के तुम्हें पेपर्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, वो पढ़ के क्या करोगे, पेपर तो आना नहीं उससे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन नीट 2023 फ्री रिसोर्सेज ऐसे करके डाला करो, ठीक है। नीट 2023 जरूर मेंशन करा करो, ताकि तुम्हें नीट के परस्पेक्टिव से वो इन्फॉर्मेशन मिले। ओके। तो जब भी नोट ढूंढते हो या पीवाईक्यू ढूंढते हो, तो नीट 2023 पीवाईक्यू प्रैक्टिस ऐसे करके डाला करो, ठीक है। तो ये कोड कहीं लिख लो कि बिना नीट 2023 डाले मत किया करो, कोई फायदा नहीं होगा उसका, राइट। तो नीट डाल दिया करो उसके आगे, ताकि तुम्हारे लेवल का तुम्हें ह्यूमन इवोल्यूशन पता चले, क्योंकि तुम कुछ नहीं करोगे जान के कि नेदरलैंड्स की कितनी स्पीशीज थी, तुम्हारे को आएगी नहीं। उल्टा वो याद करने में तुम बावले जरूर हो जाओगे। ओके। चलो, ह्यूमन इवोल्यूशन का चैप्टर है और आज हमने खत्म कर देना चैप्टर। ऑलराइट। सो हमने आज करना है टाइम स्केल, स्पीसिएशन और एनसीईआरटी का रिव्यू करना है। उससे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या पढ़ रहे थे हम? रे कहाँ है ह्यूमन इवोल्यूशन? ये रहा। मैंने बहुत सारी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना ली है, तो मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये कब स्टार्ट हुई थी ह्यूमन इवोल्यूशन, कौन से ईयर में? million years ago. 15 million years ago. हाँ, 15 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है, इसलिए पूछा मैंने, राइट। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले वाले कौन? ड्रायोपैथिकस। क्रायोपैथिकस एप लाइक थे ज्यादा या मैन लाइक थे ज्यादा? एप लाइक हेयरिंग। Like एप लाइक थे। कैसा लोकोमोशन था, दोनों हाथों पैरों पे चलते थे, सीधे चलते, क्या करते थे? फोर फोर आर्म्स। हाँ, और कहाँ रहते थे? पेड़ of पेड़ों पे रहते थे। पेड़ों पे, आर्बोरियल, राइट, वेरी गुड, याद है तुमको। ठीक है, ड्रायोपैथिकस का स्कल था ये। उसके बाद रामापैथिकस थे। रामापैथिकस थे जो मोर मैन लाइक थे, तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है। आर्बोरियल है ये भी, ठीक है। अब रामापैथिकस के बारे बाद हमारे पास आया था जीनस ऑस्ट्रेलोपैथिकस, और उसकी स्पीशी हमने जो पढ़नी है वो ऑस्ट्रेलोपैथिसिन है। एनसीईआरटी में ये दोनों वर्ड मेंशन है, तो कभी कभार जो बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ता है ना, वो ये चीज नोटिस करता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है कि दो वर्ड का क्या मतलब है। तो याद रखना, कस वाला हमारा जो था वो जीनस था। अस और अस से याद रख लेना, ये जीनस है, ठीक है। बाकी ई एस स्पीशीज वाला है ऑस्ट्रेलोपैथिसेंस, ठीक है। तो तुम लास्ट वाले से याद रख सकते हो। ओके। सो ये कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका के ग्लासलैंड में रहते थे। अराउंड 12 मिलियन ईयर्स को पहले। हाइट लगभग 4 फीट के थे, तो 4 फीट के हुआ करते थे। और ब्रेन कैपेसिटी 500 सीसी। पहली बार ब्रेन कैपेसिटी हमने ऑस्ट्रेलोपैथिकस में पढ़ी है, तो याद रखना यहाँ से तुमको ब्रेन कैपेसिटी लिखनी है। तो जब तुम एंड में फ्लो चार्ट बनाओगे ना, तो उनके साथ मैंने वैसे बना रखा है फ्लो चार्ट, आई शो यू। तो याद रखना कहाँ से पढ़नी स्टार्ट की है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रट्टे वाला पार्ट। अब ऑस्ट्रेलोपैथिकस के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है लूसी के बारे में। लूसी एक स्केलेटन है जिसका पूरा स्केलेटन मिला, 4 फीट की थी ये, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलोपैथिक, ठीक है। तो ये जीनस और स्पीशीज कैसे बताओगे मुझे? ये रहा हमारा जीनस कस वाला था, और स्पीशीज थी सिंस वाली, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस। तो ये जो स्पीशी है वो डिफरेंट है। पीछे जो मैंने तुमको फीचर बताया स्पीशी का, वो ये वाला बताया था, ये वाली स्पीशी थी। अब ये स्पीशी डिफरेंट पढ़ रहे हैं हम लूसी की। गुड इवनिंग विजय। ठीक है, 3,000 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ओके। अब देखो, अगर मैं कंपैरिजन करके बनाऊं, तो जो मॉडर्न ह्यूमन है इतना बड़ा है ना, तो ये लूसी है। स्केलेटन देख रहे हो कितना फर्क है? Yeah, ma'am. कंपैरेटिव है, ताकि तुमको ऐसे समझ में आ जाए कि ऐसे होता था, ठीक है। चलो, अब एग्जाम्पल एक और है हमारे पास ऑस्ट्रेलोपैथिकस का, जिससे क्वेश्चन बनता है टोंग बेबी। सुना है इसके बारे में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. टोंग बेबी पता है? टोंग बेबी पता है क्या है? शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकन। एक सेकेंड, शी नहीं है, ही, ये ओके, अफ्रीकैनस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जीनस तो वही है, लेकिन हमने स्पीशी चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमने किसके अंदर दो स्पीशीज पढ़ी है, बार बार ये बोल रही हूँ। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के अंदर हमने दो स्पीशीज पढ़ी है, एक हमने लूसी के बारे में पढ़ा है और एक हमने टोंग बेबी के बारे में पढ़ा है।
ओके, तो कोई कंफ्यूज मत हो ना, याद रखना जब हम डिफरेंस बना लेते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी याद आ जाता है एग्जाम में, इसलिए शॉर्ट नोट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये क्या था ना कि ऐसे स्केलेटन जो था, ये एग्जैक्टली वो स्केलेटन है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नेट पे ऐसे तो नहीं मिला, लेकिन ये स्केलेटन है बेबी के हेड का, आई थिंक ये उसी का हेड है। तो ये बेबी के हेड का स्केलेटन कहाँ मिला था? ईगल की नेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट के पास स्टडी के लिए पहुंचा, उसको लगा कि किसी बंदर के वो होगा, स्कल होगा, लेकिन जब उन्होंने, गुड इवनिंग पल्लवी, लेकिन जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये ह्यूमन का स्कल है। तो ईगल के नेस्ट में कैसे पहुंचा होगा? मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये फॉजल्स होते हैं ना, तो शायद फॉजल ऊपर की तरफ आ गया होगा, ईगल उठा के अपने नेस्ट में ले गई होगी खाना समझ के, पर ऑब्वियसली क्या खा पाती इसे, राइट? सो इसलिए ये फेमस है टोंग बेबी, क्योंकि ये ईगल के नेस्ट से मिला था इसका हेड, और ये कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीका के पास। ठीक है, तो हेड वाला एग्जाम्पल है टोंग बेबी का। गॉट इट? वही मैम। ओके, फिर भी कंफ्यूजन है तो अपन यहाँ नेस्ट बना लेते हैं। तो नेस्ट पे ये वाला मिला था, इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शंस है ना, स्पेशल वाली। होमो हैबिलिस, बेटा इससे पहले होमोजीनस बोला था मैंने कहीं? इससे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा? ओ देखो यार, ह्यूमन एवोल्यूशन है, ये लिख लिख के करना पड़ेगा। ड्रायोपैथिकस, उसके बाद रामापैथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, राइट? उसके अंदर हमने दो डिफरेंट स्पीशीज पढ़ी है, जीनस सेम ही था ऑस्ट्रेलोपैथिकस, एक मैंने पढ़ा लूसी, दूसरा पढ़ा टोंगा बेबी। टोंगा बेबी नहीं है, टोंग बेबी है, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, उसके बाद हम पहली बार जीनस होमो में जा रहे हैं, और तुमको पता है ना कि हम होमो सेपियंस है, हमने मतलब मैं होमो सेपियंस से बिलोंग करती हूँ। तो जीनस होमो पहली बार आया होमो हैबिलिस में। ठीक है, तो ये याद रखना, होमो हैबिलिस पहली बार मनुष्य धरती पे आए। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि जो पहली बार होमो जीनस आया ना, वो क्योंकि स्टार्टिंग वाले मनुष्य थे तो वो बहुत अच्छे थे, वो नहीं खाते थे मांस मच्छी, वो थे वेजिटेरियन, और वो थे टूल मैन और टूल मेकर्स और हैंडीमैन, कि वो टूल्स बनाना स्टार्ट करके थे, लेकिन हंटिंग के लिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो वेजिटेरियन है। ठीक है, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी है लगभग 650 टू 800 सीसी। तो सेकंड क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ मेंशन हुई है। इससे पहले क्रेनियल कैपेसिटी कहाँ मेंशन करी थी? कितनी बताई थी? 500 और धीरे बोल ले, तेरी आत्मा को बिना सुने तो क्या बोल रही है, जोर से बोल ले। पीछे घर वाले कैसे बदूले के बैठे कि बोली उड़ा देंगे, जोर से बोल ले भाई। 500 हाँ, 500 सीसी। अब यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी मेंशन कर रहे हैं होमो हैबिलिस में। ठीक है, तो ऐसे चार्ट बना लिया मैंने साइड में, और मैंने लिख दिया हाँ भैया यहाँ पर 650 टू 800 सीसी है। एक्चुअल में ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी के ऊपर पहले नीट में क्वेश्चन आते थे, क्रेनियल कैपेसिटी लिख देते थे और पूछते थे किसका एग्जाम्पल है, मतलब किस में पाई जाती है। आप तो काफी टाइम से नहीं आए पर आ सकते हैं। प्रिया कपूर, गुड इवनिंग बेटा, 6-7 सालों बाद आ जाना क्लास में, कभी टाइम पे मत आ जाना। अब देखो ये है फर्स्ट होमिनिड्स। फर्स्ट होमिनिड्स का मतलब है ये पहले है जिन्होंने जीनस होमो स्टार्ट किया है। तो जीनस होमो के अंदर जो पहले इंडिविजुअल है वो ये है, तो होमो हैबिलिस आर नोन एज फर्स्ट होमिनिड्स। मतलब ह्यूमन जैसे फीचर यहाँ पर दिखने स्टार्ट हुए। अभी भी ये बिल्कुल सीधे खड़े होने स्टार्ट नहीं हो गए। गुड हाँ जी, इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक हो? सब बढ़िया? यस मैम। खुश है? खा पी कर आइए। नहीं खाना खाया? ओ, वेट करूं मैं तेरे खाने का? नो मैम, मैम सॉरी बट लेट हो गए आज, मैम थोड़ा सा स्कूल का काम था ना, तो अच्छा अच्छा, काम करते हो स्कूल का? मैम वो स्कूल से फॉर्म सबमिट करना था किसी चीज का, वो करा तो। अच्छा, नहीं करते हो स्कूल का, वो फॉर्म का काम था। मैम काम भी करते हैं। गॉट इट। ओके, चुप कर, यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है तो बीच में स्कूल की पढ़ी है। अब ये कौन है? गुन्नू 1 2 3, कौन है भाई गुन्नू? ये किसने गुन्नू नाम से ज्वाइन करा, मैं जानना चाहती हूँ, नाम बताओ। हरजीत, कौर हो या सिंह हो? बेस्ट फ्रेंड्स वाली कौर, अच्छा। साहिल बेस्ट फ्रेंड्स वाली, मुझे तुम्हारे रेफरेंस समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, हेलो गुन्नू, वेलकम टू द क्लास। बेटा और देर से आ जाती है, इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी 10 ही तो मिनट हुए हैं, लेट हुए। हाँ बेटा गुन्नू सुनो, फर्स्ट होमिनिड्स की बात कर रहे हैं, मतलब पहले ह्यूमन जैसा फीचर दिखा है। तो ये बिल्कुल सीधे चलने नहीं लग गए, इस पिक्चर को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कोई बात नहीं गुन्नू, इसी से ज्वाइन करो तुम।
ठीक है। फर्स्ट होमिनिड्स कौन थे, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ये रहा नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन, इसलिए इसको इतनी देर से बोल रही, इसे नोट कर लो। लिख लिया? डन मैम। डन मैम। ओके, चलो। तो फिर से अगर मैं लिखूँ तो ड्रायोपैथिकस, उसके बाद रामा, ए रामा, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, इसके अंदर 2 एग्जाम्पल पढ़ दिए थे हमने, लूसी और टोंग बेबी, ऐसे बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आया, होमो हैबिलिस। और मुझको पता है कि क्रेनियल कैपेसिटी पहले मैंने यहाँ पढ़ी थी और उसके बाद क्रेनियल कैपेसिटी मैंने यहाँ पढ़ी थी। और मुझे हर किसी का मेन फीचर पढ़ा है कि भाई ये एप लाइक है, ठीक है, और ये मैन लाइक है, ठीक है। और इसके बारे में क्रेनियल कैपेसिटी और होमो हैबिलिस फर्स्ट होमिनिड है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यही कर लिए। तो रिवीजन ऐसी होती है, तुमने पढ़ लिया, आंखें बंद करो, कॉपी निकालो, पहले तो सोचो क्या पढ़ा है, उसके बाद लिख के देखो, फिर छोड़ दो उसको। फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम बुक उठाओगे उसको लिख के देखना, जितना तुम लिख पाओगे ना बिना रिवाइज करे वो तुमको याद होता है। सेल्फ एनालिसिस कहते हैं उसको। अब आया होमो इरेक्टस। लेट्स एक्सप्लोर आउट ऑफ अफ्रीका। तो होमो इरेक्टस वो थे जिन्होंने सोचा कि बहुत हो गया अफ्रीका में रहना, चलो बाहर चलते हैं। दैट मीन्स कि ये सब के सब अभी तक कहाँ रह रहे थे, अफ्रीका में रह रहे थे। तो पहली बार किसी ने डेयरिंग करी, उसने कहा ग्रुप बना के, नॉट अलोन, कि अफ्रीका के बाहर चल के और कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये थे मस्त मोला टाइप जो कहते थे हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो दे वर द फर्स्ट वन टू लीव द अफ्रीका एंड एक्सप्लोर, ठीक है। पहली बार अफ्रीका से निकले वो ये थे होमो इरेक्टस। तो ये बना 4 मार्क का क्वेश्चन। दूसरा, फॉसिल इनके स्केलेटन फाउंड इन जावा केव्स। तो जावा के जो केव्स है फिलीपींस में, वहां पर इनके स्केलेटन मिले हैं। अगर तुम देखो ये एग्जांपल है उसका, कि देखो केव्स तो तुमको दिख रहा है, तो ये जो नीचे ये स्ट्रक्चर्स है ना, ये बोन्स है, ऐसी मिलती है, एकदम क्लियर कट नहीं मिलती, तो बहुत ध्यान से इन्हें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जावा में जो बोन्स मिली है वो इनकी मिली है, होमो इरेक्टस की। तो ये रहा नीट का दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क का। जावा से तुमको किसकी बोन मिली है भाई, मिली है बोन स्पेशली होमो इरेक्टस की। इनको जावा मैन भी कहते हैं, बीइंग मैन भी कहते हैं। तो जावा मैन किसको कहते हैं, उसके ऊपर काफी पहले बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी 4 मार्क का हो गया। अब इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, 900 सीसी। तो सबसे पहले वाले की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 500 cc 500। उसके बाद 650 650 टू 800 सीसी, है ना। अब कितनी है, 900 सीसी। तो तुम देख रहे हो ब्रेन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ज्यादा वाइज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। दे वर द फर्स्ट वन टू कंट्रोल फायर। यार जंगल में आग तो लगती थी लेकिन इनको कंट्रोल करनी आ गई, उसको मैनेज करना आ गया, ठीक है। इन्होंने फैमिली सिस्टम को डेवलप किया। हम कैसे कह सकते हैं ये, क्योंकि जब ये बाहर निकले अफ्रीका से तो ये ग्रुप में निकले, तो इन्होंने एक फैमिली सिस्टम बनाया। फैमिली सिस्टम का मेन मतलब ये था कि सर्वाइवल ज्यादा हो पाए। अगर कोई ग्रुप में रह रहा है और कोई एनिमल आके अटैक कर दे तो एक ग्रुप बचा सकता है अपने आप को उस एनिमल से, लेकिन कोई अकेला रह रहा है ना तो उसके मरने ज्यादा, ठीक है। शो करते हैं कैनिबलिज्म, मतलब फैमिली सिस्टम ठीक है, हम सब साथ में रह रहे हैं, लेकिन भाई अगर तू मर गया ना तो तुझको मैं खा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैनिबलिज्म होता है अपनी प्रजाति के लोगों को खा जाना, ठीक है। जनरली मरने के बाद खाते हैं। तो इनका ऐसा था कि अगर तुम मेरा दोस्त है, शेर आया मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन अगर तू मर गया ना तो मैं तुझे खा भी लूंगा, तो टेंशन मत ले, ठीक है। तो कैनिबलिज्म ही शो करते थे, फैमिली सिस्टम ही इन्होंने सबसे पहले शो करा, ठीक है। क्लियर, लिख लिया? यस मैम। लेट्स गो। इट्स वेरी वियर्ड स्केलेटन। इसका फेस बहुत अच्छा previous है। slide ये ले भाई। done मैम लेकिन सब कहते हैं कि हल्दी लगाने से ना घाव रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। मैंने सुना ही था, आज मैंने पहली बार लगाई और सच में रुक गया ब्लीडिंग। बहुत देर तक पानी के नीचे रखने से रुकी नहीं थी। इट्स गुड थिंग। तो ये स्केलेटन है जावा मैन वाले, ठीक है, जावा मैन। ओके, लेट्स मूव सो फार। फिर से बता रही हूँ, बताओ भाई, ऑर्डर बोलो कैसे लिखूं, ड्रायोपैथिकस, बोलो। Rhamnopathus रामापैथिकस, Australopithecus होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। बोलो बोलो सारे बोलो, तुम्हारी बात भी तो चल रही है। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। Homo erectus ड्रायोपैथिकस के बारे में कोई स्पेशल बात? ape like मोर एप लाइक एंड हेयरी। रामा? man More man like.
मैन लाइक, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के 2 एग्जाम्पल। Lucy and brain capacity 500 बेबी टू स्ट्रॉन्ग बेबी, हाँ ब्रेन कैपेसिटी 500 सीसी। 500 सीसी। होमो हैबिलिस का कोई स्पेशल बात? ब्रेन कैपेसिटी brain 650 to capacity 800 सीसी। 50 cc to 800 cc. होमोनाइड, first woman. फर्स्ट होमोनाइड्स, फर्स्ट होमिनिड, होमिनिड्स। और होमो इरेक्टस 900 सीसी इनका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? जावा मैन, हाँ, स्पीकिंग में। और ब्रेन कैपेसिटी 900 900 सीसी। वेरी गुड, एनसीईआरटी जितना तो तुम याद हो गए। चलो ये मॉडर्न है, ठीक है, लेकिन ये जावा नहीं है, ये है अब नेक्स्ट कैटेगरी जो बनाया मैंने, क्योंकि इन्होंने कपड़े पहने हैं, ठीक है, नंगू नहीं है ये। तो होमो इरेक्टस ने क्या किया, राइज दिया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन की रेस को। वन इज नोन एज होमो सेपियंस निएंडरथैलिस, तो ये निएंडरथैलिस बना रखे हैं इधर, निएंडरथैलिस, ठीक है। और दूसरा उन्होंने राइज दिया होमो सेपियंस फोजेलिस या क्रो-मैग्नन मैन। तो होमो सेपियन फोजेलिस को ही क्रो-मैग्नन मैन कहते हैं। नीट का क्वेश्चन एक तो बनता है 4 मार्क्स का ये। और जो जिससे मैं बनी हूँ, तुम्हारी बात तो यहाँ हो नहीं रही है, तुम हो मंकीज, तो जिनसे मैं बनी हूँ होमो सेपियन सेपियन, हम आते हैं होमो सेपियन सेपियन, फिर मॉडर्न मैन हम कैटेगरी ले लेते हैं। तो जिनसे हम अराइज हुए हैं वो ये है, होमो सेपियन फोजेलिस और क्रो-मैग्नन मैन, इन्होंने आज के मॉडर्न ह्यूमन को जन्म दिया, ठीक है, इन्हीं की मॉडिफिकेशन है। तो निएंडरथैलिस जो हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली क्या हुआ था, होमो इरेक्टस ने 2 प्रजाति को जन्म दिया। अब होमो सेपियन निएंडरथैलिस एक जगह रह रहे हैं, होमो सेपियन फोजेलिस एक जगह रह रहे हैं, लेकिन फिर इनमें क्या हुआ, इनमें मेटिंग भी हुई, ठीक है, इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन भी किया है। इन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, तो हम मानते हैं कि जो नो मॉडर्न ह्यूमन है ना, उनके पास कुछ जीन्स निएंडरथैलिस के ट्रांसफर हुए हैं और कुछ जीन क्रो-मैग्नन मैन के है। लेकिन होमो सेपियन फोजेलिस और होमो सेपियन निएंडरथैलिस में लड़ाई भी हुई। तो इनके बीच में जब फाइट हुई, दिस इज बिलीव्ड कि इनके बीच में जब फाइट हुई तो सिर्फ होमो सेपियन फोजेलिस ही सर्वाइव कर पाए, इनके अल्टीमेटली सारी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई। ओके, गॉट इट। तो होमो इरेक्टस ने 2 ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन को जन्म दिया था। तो याद रखना, होमो इरेक्टस ने 2 ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन को जन्म दिया। समझ आई बात? हेलो, ओके, लिख लो फिर ये 2 नाम आते हैं भाई, कि क्रो-मैग्नन मैन किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का यहाँ से बनता है क्वेश्चन। पॉइंट प्रोनाउंस करना, होमो सेपियंस निएंडरथैलिस। होमो सेपियन निएंडरथैलिस एंड होमो सेपियन फोजेलिस 2 ब्रांचेस हैं जो होमो इरेक्टस से अराइज हुई, ठीक है। दूसरा, होमो सेपियन निएंडरथैलिस जो थे उन्होंने क्रो-मैग्नन मैन के साथ रिप्रोडक्शन भी करी। तो अब जो मॉडर्न ह्यूमन है उनके पास कुछ जीन्स निएंडरथैलिस के हैं और कुछ दिन क्रो-मैग्नन मैन के हैं। थर्ड पॉइंट इज Homo sapien Neanderthalis fought with Homo sapien fossilis and Homo sapien fossilis win. तो इसी वजह से अल्टीमेटली होमो सेपियन निएंडरथैलिस एक्सटिंक्ट, और अब यही लाइन एग्जिस्ट करती है। डन मैम। ओके, अब होमो सेपियन निएंडरथैलिस के ऊपर कुछ पॉइंट सुन लो जो इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रेजेंट 1 लाख ईयर को, अराउंड 1 लाख साल पहले ये एग्जिस्ट करते थे, कवर बॉडी विद हाइट्स, इसलिए मैंने तुमको पीछे दिखाया ना, इन्होंने ये कपड़े पहन लिए, नंगू पंगू नहीं है, ठीक है। तो होमो सेपियन निएंडरथैलिस स्मार्ट थे, उन्होंने अपनी बॉडी को कवर कर लिया था, ठीक है। दे शो प्रेजेंस ऑफ रिलीजन, हम मानते हैं कि रिलीजन का प्रेजेंस था उनके पास। क्यों? क्योंकि इनकी डेड बॉडी हमें प्रॉपर्ली बरीड करके मिली, जैसे रिचुअल्स करके डेड बॉडी को बरी किया गया है। तो कोई रिलीजन होगा तभी किसी के मरने के बाद उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, राइट। फॉजिन हमें इसके जर्मनी से मिले और इसकी ब्रेन कैपेसिटी है 1400 सीसी। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ रिलीजन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ब्रेन कैपेसिटी इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ब्रेन कैपेसिटी कंपैरेटिव में आ सकते हैं तो इंपॉर्टेंट बनता है। चलूँ आगे? नो मैम। ओके।
डन मैम। Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapien gave rise to us means me, means not you. और इनकी बेयरिंग कैपेसिटी 1650 सीसी थी। तो अब तक की कैपेसिटी 50 सीसी है, राइट। लेकिन नीट में क्या होता है, होमो सेपियन सेपियंस को मेंशन करने के बजाय मान लो ऑप्शन में होमो सेपियन सेपियन नहीं है और वो तुमसे पूछ रहे हैं किसके पास मैक्सिमम ब्रेन कैपेसिटी थी इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो अगर होमो सेपियन सेपियन नहीं मेंशन और वहां पे होमो सेपियन निएंडरथैलिस है तो तुम्हें ब्रेन कैपेसिटी मैक्सिमम इनकी लिखनी है, ठीक है। बेसिक सी मैथ है ना, ऑर्डर के फॉर्म में भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। समझ आए? तो ऑप्शन में देना कौन सा सबसे बड़ी ब्रेन कैपेसिटी वाला है, तो तुमको सीक्वेंस में इसको याद रखना है बस। गॉट इट? और जब होमो सेपियंस आ गए उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मॉडर्न मैन को जन्म दिया अराउंड, क्या बोला तुमने अभी, कुछ हुआ? ओके 75,000 टू 10,000 ईयर बैक। उसके बाद एग्रीकल्चर आया और उसके बाद आप जानते हो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल दैट। तो सिविलाइजेशन होने लगी और ऐसे घर बनने लगे, राइट। तो ये पॉइंट लिख लिया सबने दोनों, प्रीवियस स्लाइड देख ले। डन मैम। ये मैम प्रीवियस। ओके, यस मैम। मैम 1 सेकंड। ये तो 2 सेकंड ले ले। डन मैम। ओके एक सेकंड। अरे गुन्नू हो ना तुम, चली तो नहीं गई? चली गई क्या? तो चलो कंपैरेटिव चार्ट ले लो या तुम ह्यूमन एवोल्यूशन का ये चार्ट ले लो छोटू सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें ऑस्ट्रेलोपैथिकस से मेंशन कर रहा है, तो पीछे वाला हम लिख लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से पहले कौन था? रामापैथिकस। चलो रामापैथिकस यहाँ लिख देते हैं, रामापैथिकस। और उससे पहले ट्रायोपैथिकस। ट्रायोपैथिकस, ठीक है, इस ऑर्डर में जा रहा है। फिर ऑस्ट्रेलोपैथिकस है, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिन्स एंड होमो सेपियन सेपियन, इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। बट टेक्निकली हम कह सकते हैं कि ऐसे आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस बात से, ऐसे रखना इसे, ओके। यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट एरा लिखा है, ये तो हमारे काम का वैसे है नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको इग्नोर कर सकते हो। इनके छोटे छोटे फीचर यहाँ मेंशन करे हैं, ठीक है। हाइट, वेट, वॉक अपराइट, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस तो तुम्हें सीधे खड़े होकर चलने दिखने लग गए। और कुछ बोल सकते थे ये, इन्होंने टूल बनाए हैबिलस ने। और डिस्कवरी ऑफ फायर होमो इरेक्टस ने करी, हंट करते थे ग्रुप में। फर्स्ट बरियर्स होमो निएंडरथैलिस थे, इसलिए हम कहते हैं ना इन्होंने रिलीजन को जन्म दिया, कि इन्होंने प्रॉपर बरियल करने लग गए, ठीक है। स्पेशलाइज टूल बनाने लग गए, ज़्यादा टेक्निकल। और बाकी सब तो आगे तुम्हें पता ही है, होमो सेपियन सेपियन और ज़्यादा स्पेशलाइज हो गए। तो ये कुछ फीचर्स है, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक कि हाइट पे ऐसे क्वेश्चन देखा है या वेट पे क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है। जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर मैं बोलूँ तो ये वाला पॉइंट है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, रेड वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनता है। हाइट और वेट क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, ब्रेन कैपेसिटी भी जरूर देखा है, ठीक है। डन। मैम एक बार मॉडर्न में स्क्रीनशॉट ले लिया? ये मैम। पीछे जाऊँ, पीछे जाऊँ। डन मैम। मॉडर्न मैन ये वाला, मैक्सिमम रिजेम्बलेंस उसकी कार्गो मैग्नन मैन से होगी फिर आज की मॉडर्न मैन की। अगर ये आता है कि लाइक क्या अगर चीज बार वो? मैक्सिमम रिसेंबल किससे कर रहा है मॉडर्न मैन, हाँ हाँ तो मैग्नन। मैग्नन। हम्म ओके यस मैम। ओके चलो आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस मैम। ओके अब देखो ये है क्विक चार्ट, जो मैंने तुमको पीछे बताया ये उसका क्विक चार्ट है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उनको ये चीज़ हेल्प कर जाएगी, ठीक है। जो मैंने तुम्हें पीछे बताया वो सिर्फ चार्ट की फॉर्म में यहाँ लिखा है सब कुछ। मैम अच्छे से नहीं दिख रहा। अच्छे से नहीं दिख रहा? क्या छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है बता? यस मैम छोटा दिख रहा है। मैम ठीक दिख रहा है मुझे। अब ठीक है? यस मैम। रुक जाओ एक सेकेंड। अब ठीक है? यस बेटा मैम। ठीक है कि नहीं? चल फिर स्क्रीनशॉट ले इसका। डन मैम।
ठीक है, इसको लर्न कर लेना। इसके अलावा बहुत है यार, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पागल हो जाओगे। ह्यूमन एवोल्यूशन पे इतने भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुश्किल से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा नाडी वेंबर है, पर ये इंटरेस्टिंग है तो हो जाता है। चलो, आई थिंक विद दिस वी एंड विद द ह्यूमन एवोल्यूशन। हाँ, डन। चलूँ आगे? Yes, ma'am. अब मैं तुमको एक टॉपिक पढ़ाती हूँ जो एक्स्ट्रा है बेसिकली, ठीक है। और सिर्फ वो वाले बच्चे जिन्होंने फर्स्ट असाइनमेंट किया होगा उन्होंने ये टर्म सुनी होगी, लेकिन तुम में से किसी ने मुझसे डाउट नहीं पूछा तो मैं अज्यूम करती हूँ कि तुम नालायकों ने नहीं किया, ठीक है। तो मैं आज वो टॉपिक पढ़ा देती हूँ, इसके बाद असाइनमेंट्स कर लेना। अब मुझे बताओ, संडे को तुम लोगों के पास टाइम है इवोल्यूशन खत्म करने का? अगर है तो कुछ गेम खेले, नहीं है तो छोड़ो। Yes, ma'am. संडे को मतलब निकाल सकते बायो पढ़ने के लिए, बायो के क्वेश्चन लगाने के लिए निकाल सकते हो 2 से 3 घंटे, पॉसिबल है? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, तो फिर चैट बॉक्स में बता दो भाई जिसके लिए पॉसिबल है, यस या नो। ज़्यादा मत लिखना, यस या नो लिख दो, जिसके लिए पॉसिबल है या नहीं। ज़्यादा वोट होंगे तो हम कोई एक्टिविटी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन जितने बच्चे हैं रिप्लाई उतने चाहिए मुझे, इन 9-10 रिप्लाई से बात नहीं बनेगी। ओके, और नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सबका रिप्लाई चाहिए भाई, ये जो फ़ोन रख के चले गए हैं। ओके, 1 मिनट वेट करूँगी और। ओके, हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, हो रहा है। ओके, क्या बात होगी? सबका वोट मैटर करता है भैया। स्कूल वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, उनको होमवर्क भी है और टेस्ट भी है। संडे को किसका टेस्ट है? केमिस्ट्री सॉल्यूशन। Chemistry. केमिस्ट्री का टेस्ट है ना? ओके ओके ओके, चलो ये वाली एक्टिविटी फिर आगे करते हैं, कोई बात नहीं, कोई ना, फिर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो, ह्यूमन इवोल्यूशन तो हमने ख़त्म कर लिया मैम। बायो का और बायोटेक्नोलॉजी सारी कामना, ये क्या है बायो की? ओरल बायोटेक्नोलॉजी सारी मीन्स Oral test. स्कूल में टेस्ट है? अच्छा, मॉक टेस्ट है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो अब हम करेंगे टाइम स्केल क्या होता है, स्पीसीएशन क्या होता है, और एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम के रिव्यू करेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे ये दोनों वाले, तो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। स्पीसीएशन का मतलब होता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। जब भी किसी न्यू स्पीशी का जन्म हुआ है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं स्पीसीएशन। लेकिन में तो देखो जन्म नहीं हो सकता, या तो म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। जीन में ऐसी म्यूटेशंस हो गई है खतरनाक वाली कि एक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा दिखाई देता था और सडनली वो ऑर्गेनिज्म कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप का दिखाई देने लग गया, तो मैं बोलूंगी स्पीसीएशन, डिफरेंट स्पीशी बन गई। तो म्यूटेशन है जो जल्दी कर सकती है, नहीं तो इवोल्यूशन से तो धीरे धीरे नई स्पीशी का जन्म होता है, राइट। तो स्पीसीएशन हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी प्रोसेस को। गॉट इट? ये स्पीसीएशन का बेसिक सा मतलब, ठीक है। Yeah, ma'am. समझ आया या नहीं? गॉट इट मैम। Am I audible? ओके, अब देखो स्पीसीएशन ना हम कुछ डिफरेंट टाइप की पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के थ्रू स्पीसीएशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन नेचर में जा रही है, म्यूटेशन तो जा ही रही है। अब कुछ स्पेशल 4 टाइप की स्पीसीएशन के प्रोसेस है जो तुमको पता होने चाहिए। ये एनसीईआरटी के आउट ऑफ है, पर इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो तुम्हारे असाइनमेंट में भी मेंशन थे, ठीक है। एक होती है हमारी एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, ये प्रोसेसेस है जिसके थ्रू स्पीसीएशन हो रही है, मतलब ऐसे प्रोसेस है जो नई स्पीशी को जन्म दे रहे हैं। तो एक है एलोपैट्रिक, ठीक है। फिर दूसरी है हमारे पास कौन सी? पेरीपैट्रिक, कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, पेरीपैट्रिक स्पीसीएशन। फिर है हमारे पास सिम्पैट्रिक, सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन, और फिर है हमारे पास पैरापैट्रिक, ठीक है, पैरापैट्रिक स्पीसीएशन। तो आज के लेक्चर के बाद असाइनमेंट नंबर 1 लगा लेना सब, तो तुम्हारा थोड़ा सा ये पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, तुम भूल सकते हो ये टॉपिक जल्दी से। ओके, तो चलो एक एक बारी में फटाफट इसे खत्म करें, क्या होती है, करूँ स्टार्ट? Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. ओके, तो एलोपैटिक स्पीसीएशन का मतलब क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब है
ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है वैसे? क्या पढ़ते हो ज्योग्राफी में? भूगोल। मैं बोलना पढ़ते नहीं। हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं पूछा था मैंने, वैसे मतलब क्या होता है? कोई फिजिकल बैरियर जो तुम एक्चुअल में देख सकते हो, भूगोल जिसने हिंदी में बोल दिया। ठीक है, तो नई स्पीशी बन गई पुरानी स्पीशी से बिकॉज बीच में कोई बैरियर आ गया था, लाइक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर। अब इसका क्या मतलब है, ये उतार लिया सबने? फिर बताती हूँ। डन डन डन। नो मैम। नो मैम। ओके, आदि इवोल्यूशन खत्म करेंगे, खत्म करके ही जाएंगे। अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, पढ़ लेना, एनसीईआरटी से पढ़ के आना। उसे खत्म करने के बाद उसके बाद चैप्टर है इकोसिस्टम, क्योंकि ये दो चैप्टर, माइक्रोब्स वाला चैप्टर बहुत इजी है, उससे क्वेश्चन आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए पहले वो करेंगे। और इकोसिस्टम के बाद हम करेंगे ह्यूमन हार्ट। तो सुन लो, पहले माइक्रोब्स करना है 12th का, फिर उसके बाद 12th का ही हमने इकोसिस्टम करना है, और उसके बाद हमने करना है ह्यूमन हार्ट, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में चल रहे हैं, तो अगर तुम कोई रिवाइज कर रहा है तो इस ऑर्डर में रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इमिग्रेशन डन मैम। हाँ हाँ बेटा विजय, क्या पूछना चाहते हो? ये टॉपिक जो तुमने मेंशन किया ये तो मैं करा चुकी हूँ, आई नहीं देगा? इतना मारूंगी ना तुझे, कल ही कराया मैंने जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन। कहाँ था? ये है आइलैंड, आइलैंड का नाम बोलो। तुम ही मौन व्रत खेल सकते हो, टीचर भी खेल सकते हैं वैसे। आइलैंड का नाम बोलो भाई, क्या रखूं? हूला लाला, हूला लाला तो कॉपीराइट था मेरा, बदतमीज बच्ची मुझसे मेरा सीख रही है। ऊलाला, तो ऊलाला आइलैंड के ऊपर रहते हैं, लेट्स से स्नेल्स रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्रीन कलर के बना दिया स्नेल्स। स्नेल्स क्यों? क्योंकि कल मैं बाहर जा रही थी और बारिश हो रही थी और बहुत सारे स्नेल्स देखे मैंने, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो स्नेल्स रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ही स्पीशी के सारे स्नेल्स एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ टाइम तक यहाँ पे देखो माउंटेन्स बनते हैं टाइम के साथ। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ऐसा देखा गया कि इस आइलैंड के ऊपर लेट से एक माउंटेन बीच में आ गया। ओके, एक माउंटेन का बहुत सालों के बाद का प्रोसेस होगा ये, लेकिन हो गया, माउंटेन आ गया। तुम चाहे रिवर भी इमेजिन कर सकते हो। तो लेट से यहाँ पर बीच में क्या आ गया? माउंटेन। तो माउंटेन क्या है? एक ज्योग्राफिकल बैरियर है। ठीक है, ज्योग्राफिकल बैरियर। अब अपने इमेजिनेशन में अगर देखा जाए तो इमेजिन करना मुश्किल है ना, एकदम से माउंटेन कैसे आ गया, पर धीरे धीरे आ गया यार, काफी सालों के बाद। ठीक है, तो सालों के बाद देखा गया कि माउंटेन बीच में आ गया। तो माउंटेन बीच में आने की वजह से कुछ स्नेल की स्पीशीज यहाँ रह गई, कुछ स्नेल की स्पीशीज यहाँ रह गई। अगर ये माउंटेन में बीच में से हटा दूं तो ये एक दूसरे के साथ अभी भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, राइट? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, स्टिल कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड कर सकती है लेकिन कर नहीं पाएगी, क्यों? बीच में माउंटेन है। अब कहाँ स्नेल रगड़ता हुआ जाएगा दूसरे वाले के पास रिप्रोडक्शन के लिए? वो कहेगा अपने एरिया में ढूंढ लेते हैं। भाई इतना दूर नहीं जाया जाता, उनके पास कोई सुविधा थोड़ी है कि ट्रेन जा रही है बीच में से। ठीक है, तो दे कैन स्टिल इंटरब्रीड, मतलब एक ही स्पीशी है पर अलग अलग होगी। जब ये अलग अलग हो गई ना तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ये अलग ही रहेंगी, अब एक साथ आने नहीं वाली है। जो जब ये बहुत टाइम तक अलग अलग रहती है ना तो अपने अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट हो जाती है। तो ये ए एरिया है उलाला आइलैंड का और ये बी एरिया है। धीरे धीरे ये अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगी, और ये इतनी अडेप्ट हो जाएंगी दैट यू विल सी कि इनमें वेरिएशन आने लग जाएगी। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज बना दिया, किसी भी पॉपुलेशन में आ सकते हैं, रैंडम सी बात है ये। तो लेट्स से ये वाले अब थोड़े अलग से दिख रहे हैं। ओके, तो ये नई स्पीशीज आ गई। अब जो ये नई स्पीशीज आई है ना ए और बी एरिया में, मैं यहाँ लिख सकती हूँ स्पीशीज इन ए एंड बी एरिया। अगर मैं बीच में से अब माउंटेन हटाऊं तो ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी, कैन नॉट इंटरब्रीड। उनकी बॉडी इतना डिफरेंट हो गया एक दूसरे से कि अब वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब मैं कहूंगी कि हाँ, आइसोलेशन की वजह से, ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुई है इसकी वजह से एक नई स्नेल की स्पीशी का जन्म हो गया है। कौन से एरिया में हुआ है, ए या बी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नई स्पीशी का जरूर जन्म हुआ है, इसलिए अब ये दो अलग स्पीशीज कहला रही है स्नेल की। तो मैं ऐसे टाइप की स्पीसिएशन को कहती हूँ एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। ओके, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन।
एलोपैट्रिक स्पीसीएशन क्या है कि एक जगह है लिविंग स्पीशी रह रही है, बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया जैसे कि माउंटेन, तो वो स्पीशी अपने अपने एरिया में डिवाइड हो गई है अलग अलग एरिया में, और ये आपस में भी इंटरप्रेट कर सकती है पर कर नहीं पा रही है क्योंकि बीच में पहाड़ है। काफी टाइम के बाद तुम देखोगे कि ये इतनी ज्यादा मॉडिफाई हो जाएगी कि अब ये एक दूसरे से चाहकर भी मतलब अब ये एक दूसरे के साथ कभी इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी क्योंकि ये अलग स्पीशीज बन गई है। तो नई स्पीशी का जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर, दिस इज नोन एज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से अगर नई स्पीशी का जन्म हुआ है तो वो किस टाइप की स्पीसिएशन है, तो वो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन है। गॉट इट? Yeah, ma'am. ओके, लिख लिया ये, ऐसे ही बना लेना, ये तुमको मिलेगा नहीं ऐसे नेट पे फिर। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो ये थी एलोपैटिक स्पीसिएशन। बेटे क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, जीनस सेम है, लेकिन उनके एलील अब डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, तो एलीलिक फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आ जाएगा, तभी तो नई स्पीशी का जन्म होगा ना काम ना। The number will be same, but species will be different. Okay? I mean, allelic frequency will be different. अब है सेकंड वाली पेरीपेट्रिक स्पीसीएशन। तो पेरीपेट्रिक ना एलोपैट्रिक से काफी मिलती है। पेरी का मतलब क्या होता है, अगर ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट, तो जो सेंटर से अवे वाली सिचुएशंस होती है, एरिया होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, पेरीफ्री, राइट? जैसे अगर मैं रूम के सेंटर में बैठी हूँ तो कोने में जो सारी दीवारें हैं वो पेरीफ्री है, ठीक है। तो पेरीपेट्रिक स्पीसिएशन का मतलब भी यही होता है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होगी लेकिन नियर द पेरीफ्री, ठीक है। तो माउंटेन है, रिवर इसमें भी बन जाएंगे लेकिन पेरीफ्री की तरफ। इसका क्या मतलब है, लेट मी टेल यू, ये लिख लिया? Yeah, ma'am. लिख ले बेटा। ओके, नो वालों का क्या करूं, लिखने दे उन्हें। Yes, ma'am. नहीं लिख भी सकते हो, बहुत ज्यादा तो नहीं है अब। Then, ma'am. ऑलराइट, तो ज्योग्राफिकल के ऊपर यार इसको अंडरलाइन करना तो बनता है। तो देखो ये आइलैंड है, दोबारा से स्नेल ही रखेंगे हम, तू बार बार बदल के अपना दिमाग खराब करना है, ठीक है। तो लेट्स सी ये है स्नेल हमारे, ठीक है। आइलैंड कौन सा है ये यार, प्लीज यार गिव मी सम बेटर नेम। बायो वालों की क्रिएटिविटी कहाँ चली गई है? Bavaria Island. कौन सा? Bavaria. बुबेरिया? Yes, sir. ओके, बुबेरिया, कूल। सो बुबेरिया आइलैंड पे स्नेल रहते थे, लेकिन पानी कराएंगे तो मान लो यहाँ से रिवर बहने लगी भैया। रिवर का क्या है ना, बहुत ज्यादा पानी हो जाए कहीं भी आ जाती है। मान लो यहाँ से अब रिवर कोने की तरफ है, ठीक है। जब पेरिफेरी की तरफ रिवर आ गई है तो ये काम करेगी एक ज्योग्राफिकल बैरियर की तरफ, बैरियर रहेगा। Ma'am, voice clear. अब Yes, ma'am. अब Yes, sir. अब आ रही है? Buffer हो रहा है। Yeah, ma'am. आई थिंक बफर हो रहा है, मेरे को भी यहाँ से लग रहा है। अब तो नहीं हो रहा? No, ma'am. Ma'am थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको हो रहा है क्या? Yeah, ma'am. अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो 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 हेलो, अब हो रहा है? ओके, तो देखो ज्योग्राफिकल बैरियर का एक कंडीशन याद रहना कि ये रहे। ऐसा ना हो ज्योग्राफिकल बैरियर 20 सालों के लिए रहा था फिर 1 साल के लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो ये जो स्पीशीज अलग हुई है ना एक दूसरे से, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर जाएगी तो स्पीसिएशन नहीं होगी। तो याद रखना ज्योग्राफिकल बैरियर रहते हैं हमेशा के लिए, तभी जाके नई स्पीशी का जन्म होता है।
ओके, तो अब ज्योग्राफिकल बैरियर हो गया, तो कुछ स्नेल्स यहाँ रह गए, तो मैं इसको कह देती हूँ एरिया ए और इसको मैं कह देती हूँ बी एरिया। ठीक है, अब ऐसे ही रहेगा ये ज्योग्राफिकल बैरियर के साथ। तो जब ज्योग्राफिकल बैरियर यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये नदी यहाँ पर रहेगी, अब स्नेल कहाँ नदी क्रॉस करके रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा, कहेगा यहीं रिप्रोड्यूस करेंगे, यहीं पे घर बसाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर स्नेल की पॉपुलेशन अब हो गई है डिफरेंट। ठीक है, सो ए एंड बी एरिया snails are different now and cannot reproduce. तो जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, हम तब समझ जाते हैं कि ये एक स्पीशी के नहीं है, क्योंकि जब भी दो ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी के होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब अगर मैं पानी बीच में से हटा भी दूं ना, तब भी ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो मैं बोलूंगी बिकॉज स्पीसीएशन हैज अकर। गॉट इट? और इसको मैं कहती हूँ पेरिपेटिक स्पीसीएशन। समझ आया? मैम इसमें और एलोपैथी समझ में नहीं आया। एलोपैट्रिक में भी यही हो रहा है, पेरीपेट्रिक में भी यही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, एलोपैट्रिक की कंडीशन में जो बैरियर है ना, वो किसी भी एरिया के ऑलमोस्ट सेंटर पोजीशन पे आ रहा है, कि जो पॉपुलेशन थी ना, मेन पॉपुलेशन स्नेल की, ये वाली जो मेन पॉपुलेशन थी, ये ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में डिवाइड हो रही है। लेकिन पेरीपेट्रिक स्पीसीएशन में बस इतना फर्क है कि जो ज्योग्राफिकल बैरियर है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ रहा है उस एरिया के, तो वो पेरीपेट्रिक है। समझी? यस मैम। बस इतना सा फर्क है, बाकी एक्चुअल में बिल्कुल सेम है देखा जाए तो। ओके, लिख लिया? यो मैम। Yo मैम। अब सिम अब सिम्पेट्रिक का क्या मतलब है? मतलब सेम। ठीक है, सेम जगह पे होगी, सेम कहीं पे और कहीं जाके नहीं हो रही है, उसी जगह पे हो रही है, मतलब आइलैंड सेम रहने वाला है। तो रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन, तो अगर ये टर्म आ गई रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन और तुमसे स्पीसीएशन पूछा जाए, तो याद रखना सिम्पेट्रिक की बात हो रही है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क का। रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन इन सम मेंबर्स ऑफ ए स्पीशी, मतलब इस स्पीशीज के मेंबर थे और रैंडमली लेट्स से ये जिसको मैंने येलो से किया है, इसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन होगी, मे बी यूवी रेज की वजह से हो गई, या किसी केमिकल म्यूटाजन के ये कांटेक्ट में आ गया, तो इसमें कोई रैंडम म्यूटेशन होगी। जैसे स्पाइडरमैन के साथ हुआ था, उसको स्पाइडर काट लेते हैं, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, बाकियों में तो नहीं हुई ना। तो रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन इन सम मेंबर्स ऑफ द स्पीशी, बस एक में नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। ठीक है, कि कुछ लोगों में म्यूटेशन होगी। दीज म्यूटेंट्स रिप्रोड्यूस, अब ये जो म्यूटेंट्स बन गया है ये रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने टाइम, आप देखोगे अपने ऑफस्प्रिंग बन गया। विद टाइम one will be so different from parent population that they are now called new species. थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे कि जो पेरेंट पॉपुलेशन थी ना और जो म्यूटेटेड पॉपुलेशन बन गई है, म्यूटेशन वाले पेरेंट से इतने डिफरेंस है कि आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, का जन्म हो गया। लेकिन एरिया तो सेम ही था, कोई बैरियर बीच में नहीं आया। हम कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन, जब कोई बैरियर बीच में नहीं आता, एरिया डिवाइड नहीं होता, पर इंडिविजुअल में कोई म्यूटेशन आ जाती है रैंडमली। समझ आई बात? यो मैम। मैम। लिख लो फिर, किसका इंतजार है? इतने सिंसियरली मत पढ़ा करो, मुझे ऐसी आ जाती है, कितने ध्यान से सुन रहे हो फिर। यो मैम, पक्का समझ आ रहा है ना कि ऐसे ही टाप रहा है? नहीं मैम, समझ आ रहा है। अच्छा, लिख लिया फिर तूने? यस एक काम मैम। करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद जो मैंने समझाना है, तो टाइम निकल जाएगा और सर आ जाएंगे। तो देखो, अभी हम कर रहे थे ना सिम्पेट्रिक, तो देखो मान लो ये स्नेल की पॉपुलेशन है, हम स्नेल के साथ ही छेड़छाड़ करेंगे, एक दिन में एक ही से पंगे लेने हैं। ये स्नेल है, ओके। क्या हुआ? रैंडम म्यूटेशन होगी, तो मैं बीच में लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये वर्ड है जहाँ से क्वेश्चन होगा, रैंडम म्यूटेशन, इसमें भी हो जाएगी। अगर उन्होंने बोला ऐसे इंडिविजुअल में म्यूटेशन हुई, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे जज्बातों के साथ खेलते हैं, तो तुमको बस वहां पे इंग्लिश ध्यान से पढ़नी होती है। इसलिए जब भी ऐसे कोई वर्ड आए ना, तो उसको ध्यान देना होता है। रैंडम म्यूटेशन लेट्स इनमें हो गई रैंडम म्यूटेशन, तो ये हो गए मेरे म्यूटेटेड वाले। तो रैंडम म्यूटेशन किसी में होगी और थोड़ी बहुत में होनी चाहिए, एक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस तो कर नहीं पाएगा अकेला सेक्सुअली, राइट। थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे 2 तरीके की स्पीशीज दिख रही है तुमको यहाँ पे, तुमको ब्लू वाली भी दिख रही है और जनरली जो साथ में रहना पसंद करेगी, और तुमको येलो वाली भी दिख रही है। ठीक है, तो येलो वाले भी स्नेल है और ब्लू वाले भी स्नेल है, स्नेल। लेकिन ये स्नेल ए कैटेगरी है और ये स्नेल बी कैटेगरी है। तो हम कह सकते हैं कुछ टाइम के बाद ए एंड बी
कैन नॉट रिप्रोड्यूस, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन हम कहते हैं इंटरब्रीड, राइट। इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज अ न्यू स्पीशी। तो इस स्पीशीएशन को हम कहते हैं सिम्पेट्रिक, क्योंकि एरिया सेम ही है, राइट। तो ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो टॉपिक खत्म नहीं होगा। Done. डन, डन मैम। कोई। अच्छा, लास्ट है पैरापेट्रिक स्पीशीएशन। पैरापेट्रिक स्पीशीएशन इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे द एनवायरनमेंट हैज चेंज दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू निश। ठीक है, निश क्या होती है? किसी ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में क्या फंक्शन है, मतलब कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या काम करता है, वो सब कुछ निश है। तो मैं क्या काम करती हूँ वो मेरा निश है, मैं क्या खा सकती हूँ वो मेरा निश है, मैं कहाँ रह सकती हूँ वो मेरा निश है। ठीक है, तो निश होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पर्पस उस दुनिया में, वो निश है। ठीक है, तो एक ही एरिया है, तो सिम्पैटिक पैरापेट्रिक एरिया के अंदर होती है। ये कहते हैं कि एक ही एरिया के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पॉन्ड है, ठीक है, तो पॉन्ड का कुछ पानी है जो भी साफ है सेंटर की तरफ, लेकिन पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि इस एरियाज में जो कॉर्नर्स वाले एरिया है वहां पर तुम्हें पॉन्ड का पानी दिख रहा है डर्टी। ठीक है, तो एक ही एरिया के अंदर तुम्हें दो इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल गई ना। अब यहाँ पे भी तुम स्नेल छोड़ देना, तो देखो इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया द एनवायरनमेंट हैव चेंज दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू निश। जो साफ पानी में रहते हैं, क्लीन वाटर में, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब जो गंदे पानी में रहते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट लाइफ को लेकर अलग हो जाएगी। उनको ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होगी, उसको खाना ढूंढने में मे बी ईजी रहता हो। जो क्लीन वाटर में रहता है उसको शायद खाना इजीली ना मिल रहा हो, लेकिन ऑक्सीजन बहुत मिल रही है। ठीक है, तो निश चेंज हो गई। सम इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू हैव द प्रीवियस निश, यानी कि जो क्लीन वाले हैं उनकी तो पुरानी वाली निश है, लेकिन जो गंदे पानी में रहने लग गया उनकी नई निश बन जाएगी। विद टाइम ड्यू टू डिफरेंट निशेस, क्योंकि दो निश आ रही है ना, दो अलग अलग पर्पस आ गए लाइफ के, न्यू स्पीशीज विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरेंट स्पीशीज। तो अब तुम्हें नई स्पीशी का जन्म होता दिखाई दे जाएगा। तो इसको कहते हैं पैरापेट्रिक स्पीशीज। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। डन, मैम। देखो पॉन्ड का एग्जाम्पल लूंगी मैं। ठीक है, पॉन्ड में क्या तरवाएं बताओ? मछली तैर गए थे छोटी छोटी, मछली जल की रानी है, जीवन उनका पानी है। ठीक है, तो पहले एक ही तरीके की फिश थी, स्पीशी ए। ठीक है, और पॉन्ड का जो पानी था वो था क्लीन। और ये तो हम कॉमनली ले सकते हैं कि पॉन्ड का पानी हो जाता है अब डर्टी, क्योंकि सब कुछ उसी में थ्रो कर देते हैं ना, जनता पागल होती है। ठीक है, तो ये हो गया डर्टी वाटर वाला एरिया। लेट से इतना एरिया मैं डर्टी बना देती हूँ, तो हो गया डर्टी वाला एरिया। मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर रही हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये डर्टी वाटर वाला एरिया होगा, ये अभी भी क्लीन वाटर है। जो कुछ फिशेज है जो अभी भी क्लीन वाटर में रह रही है, तो उनका निश तो सेम ही है, जैसे वो पहले रहती थी उन्होंने वैसे ही रहना है। लेकिन कुछ निश, यार सब के सब क्लीन वाटर में नहीं रह सकते ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ मछलियाँ चली गई है डर्टी वाटर की तरफ। अब जो डर्टी वाटर की चली गई है ना, उनको ऑक्सीजन के लिए थोड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। मे बी उनको खाना बहुत अच्छे से मिलता हो, डर्टी वाटर में बहुत फूड है, लेट्स से। ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे स्लोली स्लोली यू विल रिकॉग्नाइज कि दो डिफरेंट फिशेज की प्रजाति हो गई है, क्योंकि निशेज दो डिफरेंट हो गई है। ठीक है, तो दिस इज अ स्पीशी बी, एंड वो पुरानी वाली तो वैसी की वैसी है, दिस इज अ स्पीशी ए। तो मैं कह सकती हूँ बिकॉज ऑफ डिफरेंट निश, क्यों डिफरेंट निशेज आई? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज हुआ। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से दो निश बन गई एक ही एरिया के अंदर, जिसकी वजह से नई स्पीशी का जन्म हुआ। तो ऐसी वाली स्पीसीएशन को कहती हूँ मैं पैरापेट्रिक, राइट? यही थे ना पैरापेट्रिक स्पीसीएशन, समझ आई? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पैरापेट्रिक, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, डन मैम। डन मैम। ओके। अब एक चीज समझ लेना, एलोपैट्रिक और पैरापेट्रिक में हमने देखा है कि जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होती है, कोई बैरियर बीच में आता है, चाहे वो सेंटर में आ रहा है चाहे वो कॉर्नर पे आ रहा है, तो जेनेटिक आइसोलेशन हो जाती है। मतलब जो भी स्पीशीज थी उसके जीन्स में फर्क आता है, इसी की वजह से स्पीसीएशन होती है।
कि कुछ स्पीशी की जीन अलग हो जाती है पेरेंट स्पीशी से और नई स्पीशी का जन्म होता है। सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक में हमने देखा कि पहले जेनेटिक आइसोलेशन होती है, ठीक है, पहले जेनेटिकली आइसोलेट हो जाते हैं वो एक दूसरे से, उनके जीन्स में फर्क आने लग जाता है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, और उसके बाद वो जोग्राफिकली आइसोलेट हो जाते हैं। क्योंकि देखो जो गंदे पानी वाली फिश है वो अलग रहेगी साफ पानी वाली फिश से। पीछे वाले केस में भी यही होगा कि ये जो स्नेल्स है ना ये एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग रहने लग जाएंगे क्योंकि नेचर अलग है ना। तो मैं अगर एक स्पीशी हूँ तो मैं अपने ग्रुप के साथ रहूंगी, दूसरी स्पीशी दूसरे ग्रुप के साथ रहना पसंद करेगी, राइट। तो सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीसिएशन में पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन में फर्क आता है और फिर वो जोग्राफिकली एक दूसरे को अपने आप से आइसोलेट कर लेती है, चाहे एक ही एरिया में है लेकिन अपने आप को दूर रखती है कि मैं यहाँ रह रही हूँ तू वहां रह रहा है। सिंपल, गॉट इट? यो मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं कॉल लेक्चर ले लूंगी फिर मंडे को, उसके बाद कर लेंगे बात को। Done, done. तो मैम आ गया समझ, डन है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले लेक्चर का, समझा? ले लिया मैम। एक एंड है, बीच में बैरियर आया तो दो एंड में डिवाइड हो गया और नई स्पीशी जन्म हो गया। पेरीपेट्रिक के अंदर देखो कोने में नई स्पीशी का जन्म हुआ है, ठीक है। पैरापेट्रिक के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है दो न्यू स्पीशीज आ गई है, और सिम्पेट्रिक के अंदर सेंटर में ही म्यूटेशन की वजह से स्पीशी का जन्म हुआ। गॉट इट? रीड करना है इसको Yeah, ma'am. जल्दी से, समझना तो पूछ। जियोलॉजिकल टाइम स्केल सुना है इसके बारे में? यस मैम। तो ड्रॉपर है उन्होंने सुना ही है। मैम सुना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके एनसीईआरटी में दो तीन टर्म मेंशन है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करा। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? ये बेसिकली एक स्केल है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ये बताती है कि धरती कब बनी, धरती के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म कब आए, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कब आ रखा था, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो आपको बताता है टाइम के बारे में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया और धरती पे उसने कब राज किया। ओके, इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो नीट का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 मार्क्स का, कौन सा ज्यादा है, इयन, एरा, पीरियड एंड एपोक। ये 4 टर्म्स हैं, तो इयन ज्यादा लंबा समय है, लेट्स से 10 ईयर्स। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो 10 ईयर्स इज इयन। अगर मैं बोलूं 1 साल 1 ईयर, तो 1 ईयर होगा एरा, इसका छोटा ड्यूरेशन है। फिर पीरियड की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ पीरियड हो गया मेरा 1 मंथ, तो 1 मंथ की ड्यूरेशन को मैं पीरियड कह दूंगी। और मैं अगर तो वो होगा इपोक। तो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन की बात करूं तो इयन सबसे बड़ा है, एरा छोटा है, पीरियड छोटा है और इपोक सबसे छोटा है। तो ये ऑर्डर आ सकता है, आपको ऑर्डर आया भी हनीप में, कौन सी ईयर में मुझे याद नहीं है, पर ये ऑर्डर पे क्वेश्चन बनता है, तो इसे नोट कर लो। टाइम पीरियड का बस नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना 10 साल 1 साल 1 महीना 1 दिन, तो उसी को हम साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे इयन, एरा, पीरियड, एपोक। करेक्ट? यो मैम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, यस मैम। यो मैम। ट्रिक्स है, तुम्हें यूट्यूब पे और नेट पे बहुत ट्रिक्स मिलेगी, तुमको जोन सी याद होती है वो ट्रिक याद कर लो, लेकिन कुछ ट्रिक बना के इसे याद रख लेना। अगर मुझे एरा याद रखने हैं, देखो मेंशन करना नीट, वहां पर नीट के लिए तुम्हें इसकी ट्रिक चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, क्योंकि ये क्वेश्चन पीएचडी लेवल तक आता है। तुमको वो सब याद नहीं करना है, तुम्हें कुछ ही याद करना है, एरा, सारे एरा याद नहीं करने। तो एरा कैसे याद रख सकते हैं हम? पीएम जॉन सीना, ठीक है, पीएम जॉन सीना से हमने एक याद किया। तो पी स्टैंड फॉर, तुमने ये टर्म सुनी है कभी, पैलियोजोइक, मेसोजोइक वगैरह? यो नहीं? ओके, तो एरा सबसे बड़ा टाइम स्केल है, सबसे बड़ा टाइम स्केल है। मैम। सेकंड है ये आंचल अब आ रही है बस? हेलो आंचल, अब आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? मैम कट कट के आ रही है। अब आ रही है?
मैम क्लियर आ रही है। वो कट रही है बीच बीच में। मैम क्लियर आ रही है। अब क्लियर आ रही है? क्लियर है। ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ा पी टाइम पीरियड होता है क्या एरा, या इससे पहले भी कुछ होता है? इयॉन। ईओन होता है, हाँ। तो हम एरा की बात करेंगे, ईओन तुमको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो पी स्टैंड फॉर पैलियोजोइक, एम स्टैंड फॉर मीजोजोइक एंड सी स्टैंड फॉर सीनोजोइक। ठीक है, जॉन कुछ नहीं था, बस बीच में याद ऐसे याद करने के लिए था। जॉन सीना एक रेसलर का नाम है, राइट। तो पीएम जॉन सीना से तुम एरा याद कर सकते हो। तो ये लिखो, यहाँ लिखा है। तो ये जिस चीज को याद नहीं करना उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, हमें नहीं याद करना। ये वाले भी हमें याद नहीं करने, हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो नीचे से ऊपर की मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये अभी वाले है, करंट सिचुएशन वाला, ठीक है। और ये है ओल्ड, ठीक है। ओल्ड टाइम से न्यू टाइम की तरफ हम जा रहे हैं, ओके। तो पहले आता है प्लियोजोइक, फिर आता है मीजोजोइक, फिर आता है सीनोजोइक एरा, ओके। गॉट इट? इतना क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया? यो मैम। गुड। अब देखो एक और ट्रिक है एरास को याद करने के लिए, चाहो तो कर सकते हो। प्लीज पे माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को पैसा दो। तो कैसे याद करेंगे? प्री कैम्बियम तुम याद करेंगे। तो यहाँ से पैलियोजोइक, मीजोजोइक, अभी और कुछ मत याद रखना, इतने वर्ड्स याद कर लेना। तो तुमको जो सी ट्रिक ठीक लगती है वो कर लो, तीसरी कोई ट्रिक आती है वो कर लो, कोई चक्कर नहीं है, बस याद रख लेना। ले ले स्क्रीनशॉट। यस मैम। ओके, ऑलराइट, लेट मूव ऑन। एरा कर लिया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन था? सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम स्केल कौन सा है? टर्म क्या था? इयॉन। उसके बाद एरा, उसके बाद पीरियड। पीरियड को कैसे याद कर सकते हैं? देखो इसके लिए मेरे पास अच्छी ट्रिक नहीं है। मुझे कैसे याद है? SD कार्ड पर मुझे बस इतना याद है, SD कार्ड पर। उसके बाद ये वाला ना मुझे ऐसे ही याद है कि पहले ट्रायसिक आते हैं जब डायनासोर दिखने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर में डायनासोर दिखने लगे थे। उसके बाद आता है जोरासिक, क्योंकि जोरासिक पार्क मूवी देखी थी तो इतना पता है कि डायनासोर का राज हो गया था, ओके। और उसके बाद आता है क्रेटेशियस। क्रेटेशियस का मतलब है बहुत ही कर्टेसी के साथ डायनासोर का वध हो गया था, मींस खत्म हो गए थे, काट दिए गए थे। ऐसे मुझे ऐसे याद है, ठीक है। तो SD कार्ड पर ट्रायसिक, जोरासिक, क्रेटेशियस, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ओके। तो ये है पीरियड के लिए। अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूं तो कैसे करूंगी? देखो, हमें अभी भी हम इसको इग्नोर कर सकते हो, तो इग्नोर कर दो इयॉन वाले को। एरा है पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, ठीक है। उसके बाद पर्मियन। उसके बाद मीजोजोइक के अंदर आता है ट्रायसिक, जब डायनासोर आए थे, जोरासिक जब उन्होंने राज किया था, और क्रेटेशियस जब वो मर गए थे, ठीक है। इतना क्लियर? उसके बाद टर्शरी के लिए मैंने 3 डिग्री लिखा था, क्वाटरनरी के लिए मैंने 4 डिग्री लिखा था, वो सीनोजोइक में आता था। अब ये तुमको लिख के याद करने पड़ेंगे 6-7 बार, तब हो जाएगा याद, लिखना पड़ेगा। चलूं आगे? यस मैम। ये मैम। पीरियड के लिए एक और ट्रिक है, ये भी कर सकते हो। ये हमें पोस्ट ग्रेड के टाइम पे टीचर ने दी थी। कैमल ऑफन से जॉइंट्स क्लिक, तो COS इससे निकाल सकते हो। तुमने बहुत अच्छे से दे रखी है यहाँ पे ट्रिक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना जिससे तुम्हें याद होता है। तो डन? डन। ओके। इपॉक कैसे याद करोगे? तो सबसे बड़ा टाइम स्केल कौन सा है? उसके बाद एरा। उसके बाद पीरियड। उसके बाद इपॉक, ठीक है। तो E² P E, ओके। क्या कर रहे हो बेटा, क्या करो? खाना बना रहे हो क्या साथ में, इतना शोर? ओके, तो ये उसकी ट्रिक है, इपॉक को याद करने की ट्रिक। प्रॉपर अर्ली ऑयलिंग में प्रिवेंट पुअर हेल्थ। बच्चों की अगर जल्दी से ऑयलिंग करे और उसे धूप में बिठा दिया जाए ना, तो पुअर हेल्थ से उन्हें बचाया जा सकता है, ठीक है। अब इसी को एक्सपेंड कर लो, तो ये रहा इयॉन, छोड़ो इसको। एरा देखो, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। उसके अंदर हमने पीरियड यहाँ मेंशन कर दिए। ये तुमको ऐसे नहीं याद करना है, पेंसिल्वेनिया और मिसिसिपी, तुमको बस कार्बोनिफेरस याद रहेगा, इतना बहुत है।
ठीक है। जुरासिक, टोरेसिक, क्रिटेशियस, ये वाले भी तुमको याद नहीं करने, इसमें टर्शरी एंड क्वाटरनरी याद करना। अब ये रहा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। होलोसी याद कर लेना, ये वो टाइम है जहां पर ह्यूमन आके एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, मेहनत लगेगी पर लिख के याद करना पड़ेगा, मैं क्षमा चाहूंगी लेकिन और रास्ता नहीं है। ओके, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो ऐसे पूछेंगे, कौन से पीरियड के अंदर डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, कौन से पीरियड के अंदर फिशेस थी वो डोमिनेट कर रही थी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है पीरियड के ऊपर, या वो इपॉक पूछ लेंगे या वो एरा पूछ लेंगे, इसलिए तुमको ये पता होना चाहिए ऑर्डरली फॉर्म में। समझ आई? ये मैम। हर रोज थोड़ा सा लिखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जहां से आता है वो बताती हूँ। सिलूरियन वो है जहां पर सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स थे, तो जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं है, वो डोमिनेटिंग थे सिलूरियन के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो सिल्यूरियन पीरियड के अंदर वो डोमिनेटिंग था। अब डिवोनियन का मतलब होता है डिवाइन, तो मछलियां कितनी डिवाइन सा क्रिएचर नहीं है? कभी तुमने देखी है मछलियां कितनी खूबसूरत होती है? तो डिवोनियन से याद रख लेना, फिशेस ने डोमिनेट किया था अर्थ को इन द पीरियड ऑफ डिवोनियन। एरा था पैलियोजोइक, तो इस टाइम पे मछलियों का राज होता था दुनिया पे। ठीक है, सबसे ज्यादा ये थी। उसके बाद आता है कार्बोनीफेरस। तो कार्बोनीफेरस वो टाइम है जब एम्फीबियन ने डोमिनेट किया। देखो मछलियों ने डोमिनेट किया इसका मतलब ये नहीं है कि वही एग्जिस्ट करती थी, यहाँ एम्फीबियंस आने भी स्टार्ट हो गए थे, एम्फीबियंस यहाँ पर ओरिजिनेट हुए होंगे। फिर एक टाइम आया जब एम्फीबियंस ने राज किया, तो तुमको याद है ना ये ऑर्डर, पहले फिश आई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर हमारे पास आए रेप्टाइल्स, उसके बाद हमारे पास कौन आए? बर्ड्स, और फिर हमारे पास आए मैमल्स। इसी ऑर्डर में तुम्हें अर्थ पे दिखाई भी देगा कि पहले मछलियों का राज था डिवोनियन में, उसके बाद कार्बोनीफेरस में एम्फीबियंस का राज था। ठीक है, और इस टाइम पे ना कोल के बहुत फॉरेस्ट मिलते थे। कार्बोनीफेरस से याद रखना, कार्बन से फॉरेस्ट, कोल के बहुत फॉरेस्ट मिलते थे, कोला बहुत था। उसके बाद देखो, इतना लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? डन ले मैम। लिया? मैम ओके, अब देखो ट्राइएसिक वो था जब डायनासोर ओरिजिनेट हुए। जब डायनासोर ने राज किया वो था जुरासिक पार्क वाली मूवी, तो जुरासिक था जब डायनासोर ने राज किया, और क्रिटेशियस था जब उनको काट दिया गया, तो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे डायनासोर मर गए थे, तो धरती पे सारे डायनासोर जब चले गए तो फूलों ने जन्म लिया। ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करना, फ्लावर्स आर एवरीवेयर, तो एंजियोस्पर्म यहाँ पर अराइव हुए थे। तो क्रिस्टेशियस वाज द पीरियड मीसोजोइक एरा के अंदर जब एंजियोस्पर्म धरती पर ओरिजिनेट हो गए थे। गॉट इट? ये मैम। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा। एंड लास्ट याद रख लेना कि प्लियोसीन जहां पर आ गया था वहां से मैमल्स ने धरती पे राज करना स्टार्ट करना, मतलब ओरिजिनेट नहीं, मतलब राज करना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब तक डायनासोर थे ना, जो मैमल्स थे ना, वो धरती के अंदर छुप के रहते थे। ठीक है, अंडरग्राउंड रहते थे, क्योंकि डायनासोर का डर था ना। तो जैसे डायनासोर चले गए ना, तो मैमल्स ने फिर धीरे धीरे राज करना स्टार्ट किया। तो ऐसा टाइम था जब फिशेस का राज था, ऐसा टाइम था जब एम्फीबियन का राज था, ऐसा टाइम था जब रेप्टाइल्स का राज था। पता है किसका कभी भी राज नहीं हुआ? वो है बर्ड्स। ऐसा हमारे पास कोई टाइम नहीं है जब बर्ड्स ने राज किया हो। ओके, ये लो प्रीवियस स्लाइड आंचल और प्रिया। ओके, तो इसको इसी ऑर्डर में करके देख लेना, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा तभी होगा ये, मेरे पढ़ाने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, पर इससे क्वेश्चन तो आ जाता है। स्लाइड बताओगे? हाँ हाँ, देख लो बेटे। डन 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 डन, यस मैम। ये वाली डन। यो मैम। तो ये वाली डन। यो मैम। यस मैम। तो ये वाली का एक वो ले लो, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फोना मतलब एनिमल, और प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है तो फ्लोरा होता है। बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ लो। जो पॉइंट मैंने पीछे बताया ना वो मत मिस करना, पहले वो करना उसके बाद अच्छा करना अगर करना है तो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रीड कर लेना। ईयर जानने की तुम्हें ऐसा जरूरत नहीं है, पर चलो इसकी जरूरत नहीं है। डन, चलो एनसीईआरटी डायग्राम पे आ गए हम। यस, 2 डायग्राम है।
जिसको मेरे को समझाना पड़ेगा, जिस पे क्वेश्चन आता है। तुमको प्लांट किंगडम याद है? हाँ भाई ड्रॉपर। अच्छा बताना भी, प्लांट किंगडम में सबसे पहले कौन थे? बताओ भाई, प्लांट किंगडम के अंदर ग्रुप बताओ कौन थे। तुम्हारी क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी क्योंकि फिजिक्स वाले सर थोड़ी देर से आएंगे, उनका मैसेज आया ही स्टक समवेयर। ओके चलो बताओ, प्लांट किंगडम में कौन से ग्रुप थे पहले? स्कूल वालों ने नहीं लगाई, तुमने तो लगाई होगी। एल्गी। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, नाइस, टेरिडोफाइट्स, Gymnosperm, Angiosperm, angiosperm, फाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लगाया, मैं उनको बोलूंगी कि आलम सर से लेक्चर का लिंक ले लेना और ये लेक्चर लगा लेना। क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए पढ़ाया था मैंने, नहीं तो मैं क्यों पढ़ाती। इनमें से कौन से वाले ग्रुप है जिसमें पहली बार वेस्कुलर सिस्टम देखा गया था, जाइलम और फ्लोएम वाला? Pteridophyte, ये वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अरे अप्रिसिएशन तो ले जा अपने हिस्से की, नाम तो बता दे। ये नहीं बताएगी। कृतिका, राइट? आई थिंक कृतिका थी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया तुम्हें। मैं तुम्हें देती हूँ मेरा फोन, आके ले जाओ। सो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम के अंदर पड़ा। सबसे पहले जिन्होंने वेस्कुलर सिस्टम शो किया था बॉडी के अंदर वो थे टेरिडोफाइट्स, प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम शो किया था, यानी ब्रायोफाइट में वैसी सी चीज आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से नीट का एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। जिनको नहीं भी पढ़ा वो भी नोट कर लो। अब मुझे बताओ किन के पास सीड होता है इन सब में? सीड बेयरर्स। Am I audible? Gymnosperm and Angiosperm. सीड बेयरर। और ये वाले जो होता है, इस तरह का जो है सीड। Am I correct? Am I correct? Hello. तो इसको नोट कर लो, ये भी नीट का क्वेश्चन बन सकता है। सीडलेस कौन से है, सीड बेयरर कौन से है, राइट? जिसने रिवाइज नहीं करा वो भूल चुक जाएगा, जिसने पढ़ा है वो भी नहीं बता पा रहे हैं तो डेफिनेटली तुम भूल चुके हो। ये है रिवीजन का इफेक्ट कि अगर रिवाइज ना करो तो भूल जाता है। लिख लिया? ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, अगला डायग्राम समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो आगे। yes ma'am, यस मैम। ओके ठीक है, जब ऐसे चार्ट बने और तुम ना बता पाओ तो समझ जाए। ये वाला दिख रहा है तुमको एनसीईआरटी में? यस मैम। yeah ma'am, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 138। निकालो भी सारे 138 पेज नंबर, बिना एनसीईआरटी के मत बैठा करो। निकाल लिया सबने? yeah Yes, ma'am. तो मैं लिख रही हूँ, वहां पे लिखते चले जाना, बेहतर है पेंसिल से लिखना। देखो सबसे नीचे लिख रहा है क्लोरोफाइट एंसेस्टर। ये जो लाइंस है ना, ये तुम्हें रिलेशनशिप बता रही है, ठीक है? तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर का मतलब है ये एल्गी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी। तो सबसे पहले ग्रीन एल्गी आई थी ना प्लांट किंगडम में, तो ये ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर ओरिजिनेट हुई होगी, ठीक है? तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर का मतलब है ये एंशियंट ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे साथ में लिख दो कि यहाँ पर एंशियंट ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन बताऊंगी, सुन लो। एंशियंट ग्रीन एल्गी, ओके ठीक है। एशियन ग्रीन एल्गे के बाद क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया ये एरो। अभी यहीं देखना जहां मैं दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ एरो। सबको पिक्चर दिख रही है ना क्लियर स्क्रीन पे या नहीं? उसके बाद आए ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स क्या है? ट्रैकियोफाइट्स वो है जिनके अंदर ट्रैकिड्स ओरिजिनेट हुए। ट्रैकिड्स ना एक ट्रैकिड्स वेस्कुलर सिस्टम, अगर तुमने पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम डिटेल में, तो ट्रैकिड्स वहां पर मेंशन होता है। तो बेसिकली वेस्कुलर सिस्टम की तरफ ये वाला ग्रुप जा रहा है।
तो ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर वो वाले प्लांट है जो वेस्कुलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनमें डेवलप हो रहा है वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन ये टेरिडोफाइट्स में नहीं आएंगे अभी, ठीक है। ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर के बाद कौन आते हैं? राइनिया टाइप प्लांट्स। राइनिया टाइप प्लांट्स है बेसिकली टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के एंसेस्टर है ये, ओके। उसके बाद आता है सिलोफाइटोन। सिलोफाइटोन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलोफाइटोन तो इंसेस्टर है बहुत सारी चीजों के, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफाइटी का मतलब है एशियन ग्रीन एल्गी, ट्रैकियोफाइटा का मतलब है ट्रैकिड्स यहाँ पर ओरिजिनेट होने लग गए हैं उनमें, रीनिया का मतलब है ये टेरिडोफाइट के एंसेस्टर हो गए, और सिलोफाइटोन है जो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर? कामना तुम्हें आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज नहीं आ रही? शी सेइंग आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। मैंने मैम आवाज आ रही मैंने इसलिए कैमरा बंद किया था ताकि आवाज का कुछ एरर ना हो। कामना देख लो यार, एक बार एग्जिट करके एंटर कर ले मीटिंग, अगर अभी भी लग रहा है तो, नहीं तो एक बार हेडफोन निकाल के दोबारा डाल के देख, ठीक है। अब देखो, इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जिसने नहीं लिखा है तो लिख लो यार प्लीज, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है तुमको कि टेरिडोफाइट एंसेस्टर किसको बोलोगे, ये नाम आएंगे और उस टाइम होते, अगर मैं बोलूं तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ग्रीन कलर का एक एल्गा नीचे पड़ा है और उसके ऊपर लगी हुई है सीढ़ी। ट्रैकिड सीढ़ियों की तरह तो होते हैं, एक कंडक्शन सिस्टम है ना जिसके ऊपर चढ़ा जा सकता है, तो उसके ऊपर ट्रैकी लगा हुआ है। ट्रैकियों से मुझे सीढ़ियां याद है, नहीं तो तुम सीढ़ियां छोड़ो, ट्रैकिया एक पाइप की तरह होता है, पाइप बना देती हूँ। तो ग्रीन कलर के मैट के ऊपर एक बड़ी सी पाइप पड़ी है जिसको हमने ट्रैकिया बोल दिया। तो ये वर्ड तुमको जब ऑप्शन में दिखेंगे तो कुछ रिलेशन तो बन ही जाएगा। और उसके ऊपर एक लड़की बैठी है जिसका नाम है रिनिया। रायना तो तुमने वर्ड सुना ही होगा, तो रायना से याद रख लेना। रायना नाम की लड़की करती लाइट पर बैठी हुई थी और सडनली फिसल गई, तो सिलोप्सिडा, स्लिप हो गई वो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इस पाइप के ऊपर वो बैठी थी और फिर वो एकदम से स्लिप हो गई। तो ग्रीन कलर के मैट के ऊपर एक ट्रैकिड है, एक ट्रैकिया है, एक पाइप है जिसके ऊपर रायना नाम की लड़की बैठी है और वो ऊपर जाके स्लिप हो गई। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्लोरोफाइसी नीचे, फिर ट्रैकिया, ट्रैकियोफाइट ऊपर, फिर रीनिया ऊपर, और सबसे ऊपर है सिलोफाइटोन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पे आओ। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्लोरोफाइटी से ओरिजिनेट हुए हैं ट्रैकियोफाइट्स, राइट, ये तो मुझे यहाँ से पता चल गया, लेकिन इनके बीच में एक ब्रांच निकल रही है। तो देखो पतली से लाइन को अगर तुम लेकर जाओगे 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 तो तुमको देखेगा यहाँ से ओरिजिनेट कौन हो रहे हैं, ब्रायोफाइट्स। ये तो सच्ची है ना कि सबसे पहले एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स आए हैं, तो यहाँ पे अगर ये एल्गी के एंसेस्टर है तो उसके बाद ब्रायोफाइट्स का जन्म होगा। तो क्लोरोफाइट और ट्रैकियोफाइट के बीच में से जो लाइन जा रही है वो ब्रायोफाइट को जन्म देती है। तो अगर ये डायग्राम लेबल होने के लिए आएगा तो ब्रायोफाइट आ जाएगा। अभी तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि इनके एरा वगैरह पे क्वेश्चन आया हो, जो यहाँ पर लिखे हैं इनके ऊपर पीरियड वगैरह पे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। जनरली किसके एंसेस्टर से कौन लिखा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर, क्लोरोफाइटी और एंसेस्टर और ट्रैकियोफाइटी के बीच में ब्रायोफाइट की एक ब्रांच निकलती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। अब देखो, ट्रैकियोफाइटी और रीनिया के बीच में से भी एक ब्रांच निकल रही है, दिख रही है, जो स्टेरोफाइलम लिखा हुआ है, और आर्बोरोसेरेन, ये लोकोपोड वाली ब्रांच निकल रही है, दिख रही है। और यहाँ पे तुमको ये जो जितने के जितने सारे निकल रहे हैं ये अभी टेरिडोफाइट्स बने नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो उनकी तरफ जानने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, याद रख लेना। स्टेरोफाइलम और लाइकोपोड वाले वर्ड है ना जो इसके बीच में से निकल रहे हैं, तुम्हें तुक्के से याद रखना पड़ेगा। डन, आगे चलूं। अब देखो रीनिया, राइट, रीनिया के बाद सीधा साइलोफाइटोन दे रहे हैं, तो इसके बाद जो भी आएंगे वो टेरिडोफाइट में आएंगे। अब देखो साइलोफाइटोन बहुत इंपॉर्टेंट एंसेस्टर है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों का जन्म हुआ है। किसका? इससे एक ब्रांच यहाँ को निकल रही है, होस्टेल। होस्टेल क्या होते हैं, किसके एग्जाम्पल थे होस्टेल? टेरिडोफाइट के, ठीक है। उसके बाद फर्न इज अ टेरिडोफाइट, पीटी लिख रही हूँ। गिंको इज अ टेरिडोफाइट, तुमको याद है लिविंग फॉसिल कुछ बताया था इसमें। उसके बाद देखो साइलोफाइटोन से ही देखो टेरिडोफाइट का जन्म हुआ, मैं यहाँ लिख रही हूँ। साइलोफाइटोन एंसेस्टर है किसके, टेरिडोफाइट, लेकिन बेटा यही एंसेस्टर है जिम्नोस्पर्म के भी। कैसे पता चला मुझे, देखो कॉर्निफर्स ये तो जिम्नोस्पर्म है, राइट, नेटेल्स ये भी जिम्नोस्पर्म है,
और तो ये जो है सारे के सारे ये भी तो यहीं से आ रहे हैं, करेक्ट? समझ आई ये बात? और ये वाली जो पिक्चर है ये भी एक्चुअली यहीं से निकल रही है। तो फाइगोमेनोसोर एंड सीड फर्न्स जो है बेसिकली टर्म्स भी आ रहे हैं, वो भी सारे के सारे साइलोफाइटोन से निकल रही है। तो साइलोफाइटोन जो है वो कॉमन इंसेसर है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। तो ये नीट का क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। समझ आई? मैम रिपीट करना, क्या? रिपीट करना, आपकी वॉइस चली गई थी तो नहीं सुन पाई। अच्छा बेटा, मैं कह रही हूँ साइलोफाइटोन की कहानी सुना रही थी यहाँ पर कि ये जो साइलोफाइटोन है ना, ये बड़े बड़े कमाल के एंसेस्टर है। इन्होंने ही टेरिडोफाइट को जन्म दिया, जिम्नोस्पर्म को जन्म दिया और एंजियोस्पर्म को जन्म दिया है। मुझे कैसे पता चला इस पिक्चर के अंदर? मुझे ऐसे पता चला कि मैंने इस डायग्राम को ध्यान से देखा एनसीईआरटी में, तो देखा कि यहीं से निकल रहे हैं टेरिडोफाइट, जैसे कि हॉर्सटेल, फर्न और गिनको। इसी से निकल रहे हैं जिम्नोस्पर्म लाइक कॉर्निफेरस एंड नेटिल्स, और इन्हीं से निकल रहे हैं एंजियोस्पर्म, यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, राइट? मोनोकोट एंड डाइकोट। सो साइलोफाइटोन वो एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने जन्म दिया है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। ये कहा मैंने। ओके, यस मैम। ओके आगे चलूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? मतलब लिख लिया कॉपी में, बुक पे? Yes, ma'am. बुक पे लिखते हुए चलना। ओके चलो आगे चलते हैं। ये वाली पिक्चर देख रहे हो डायनासोर की? बेटा क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, साइलोफाइटोन आर एंसेस्टर ऑफ व्हिच, या फिर ब्रायोफाइट कहाँ से, या फिर ये पिक्चर लेबल करने के लिए आ सकती है। तो मेक श्योर ये करके जाओ। अच्छा ये वाली पिक्चर देख रही है, कौन से पेज नंबर पे है? 139 39 राइट? ये तुमको बता रही है डायनासोर्स के बारे में। तो देखो, अर्ली रेप्टाइल तो थे जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं। अर्ली रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुई थी 2 ब्रांचेस, ठीक है? अर्ली रेप्टाइल तो थे बेसिकली डायनासोर, उनसे ओरिजिनेट हुई थी 2 ब्रांचेस ऑफ डायनासोर। तो मैं कहती हूँ डायनासोर एंसेस्टर कोई रहे होंगे जिसका जिक्र नहीं कर रही है एनसीईआरटी, पर वो कह रही है 2 अलग ग्रुप हैं। सौरोप्सीडा, साइड में लिख लो एनसीईआरटी के, और दूसरा ग्रुप है साइनेप्सीडा, ठीक है? सौरोप्सीडा एंड साइरोप्सीडा। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि जो साइनोप्सीडा है वो अब हो चुके हैं एक्सटेंट, और अब जब तुम्हें जितने भी रेप्टाइल्स दिखते हैं ना, अब वो सारे के सारे सौरोप्सीडा से ओरिजिनेटेड है। ओके, रेप्टाइल्स टुडे के वर्ल्ड में। ऑलराइट, तो साइनोप्सीडा वाले सारे निकल लिए। इतनी बात क्लियर? ये मैम। तो ये अर्ली रेप्टाइल है, इससे एक ब्रांच निकल गई सौरोप्सीडा। साइनोप्सीडा की तरफ चलते हैं। तो साइनोप्सीडा पे पहले यहाँ पर आएंगे, नहीं सॉरी, पहले सौरोप्सीडा की तरफ चलते हैं। तो सौरोप्सीडा से हम ऊपर अगर इसको देखें डायग्राम को, तो यहीं से जन्म हुआ है टर्टल्स का, लिजर्ड का, स्नेक का, ठीक है? इसी के कई ब्रांच से निकल के जन्म हुआ है स्नेक्स का, और यहीं से एक ब्रांच निकल रही है। ये जो ब्रांचेज है वो तुम्हें ओरिजिन बता रही है कि वो कहाँ से आ रहे हैं एंसेस्टर। तो यहीं से एक ब्रांच निकल रही है जिसने जन्म दिया टोचेरस, ठीक है? तो वो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं, टोटेरस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंसेस्टर? सौरोप्सीडा, साइनोप्सीडा और 4 वर्ड और दे देंगे तुम्हें, तो तुमको पता होना चाहिए वो कहाँ से आए हैं। ओके, यहाँ पर गई एक ब्रांच, और ऊपर अगर जाओगे तुम तो यहाँ दिखा रहे हैं वो कि एक्सटिंक्ट तो हो गए हैं डायनासोर, लेकिन ऊपर क्रोकोडाइल का जन्म हुआ है, ठीक है? और क्रोकोडाइल के बारे में एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट ने एक फीचर पहली बार यहीं पर आए थे। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो दांत है ना वो गम्स के अंदर गड़े हुए हैं। मतलब कि अगर ये मैं गम बना लूँ अपना, हमारा भी तो थीकोडोंट होती है डेंटिशन, ये मेरे गम है मसूड़े, इनके अंदर जो हमारे दांत है वो बिल्कुल गड़े होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है? तो ऐसी वाली डेंटिशन को हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट। सुना होगा तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, यस मैम। नहीं सुना है ना? तो थीकोडोंट का जो जन्म हुआ था, थीकोडोंट का जो जन्म हुआ था वो यहीं से आ रहा है सौरोप्सीडा की तरफ से, ठीक है? तो ये क्रोकोडाइल का ओरिजिनेट हुआ है ना, क्रोकोडाइल भी थीकोडोंट होते हैं, इसलिए एक बार पकड़ ले तो जल्दी जाने नहीं देते, दांत नहीं टूटते उनके आराम से। ओके ऑलराइट, इतना क्लियर?
यस मैम। नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं तो इधर आते हैं साइनअपसीडा की तरफ देख लेते हैं एक बार। एक देखते हैं इसको फिर खत्म करते हैं। देखो साइनअपसीडा की तरफ क्या हुआ, यहाँ पे एक वैरायटी है जिसका नाम है डायनासोर की पेलिकोसॉर्स। तुमको ये प्यारा सा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैम। तो ये ना एक तरह से सोलर पैनल की तरह काम करता है। ये क्या करता है, बहुत सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तुमको पता है रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या हॉट ब्लडेड? हॉट ब्लडेड। तो छिपकली वो बाहर जाके ऐसे धूप क्यों सेक रही होती है, बावली है वो, है टैनिंग कराने की कोशिश कर रही है वो खुद को, है हॉट ब्लडेड होते हैं। पिटेगा सारे के सारे रेप्टाइल। कभी रेप्टिलियन हाउस गए हो जूलॉजिकल पार्क में, कभी देखा है उसको रेप्टाइल्स को? सर्दियों में कतई बाहर नहीं आते, वो छुप के बैठते हैं, और गर्मियों में वो तुमको सर्दियों में बाहर दिखेंगे, वो तुम्हें धूप सेकने के लिए आते हैं, और गर्मियों में वो बाहर नहीं निकलते हैं। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड। ये मेरी बायो खराब करेंगे। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या होता है? पोइकिलोथर्म। वही किलोथर्म्स होते हैं ये। तो रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एंड प्रोकिलोथर्म्स। और ये मेरा बायो से विश्वास उठाता हुआ एक मूवमेंट ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन ये जो था ना पेलिकोसोर्स, हाँ पेलिकोसोर्स के ऊपर ऐसा एक अम्ब्रेला था जो बहुत ज्यादा उसको हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख सकता था कुछ टाइम के लिए। तो हम मानते हैं कि पेलिकोसोर्स खुद तो एक्सटेंट हो गया, लेकिन इसी ने लेटर ऑन, मेरी लाइन को नोटिस करना, इसी ने लेटर ऑन फाइनली जन्म लिया होता है हमारा वार्म ब्लड। ठीक है, हम है वार्म ब्लडेड, हमारा खून वार्म है। ऑलराइट, समझ आई ये बात? तो ये कोल्ड ब्लडेड था, लेकिन इसने जन्म दिया वार्म ब्लडेड को, क्योंकि रेप्टाइल्स ने एक डायरेक्शन में मैमल्स दिए, एक डायरेक्शन में बर्ड्स भी तो दिए ना। अंडरस्टूड? ओके, बस इतना सही था। मैम प्रीवियस स्लाइड ये ले। डन। ओके, सबका डन? यो मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। पक्का? अभी सर आए नहीं है, रिवाइज करा दूं? यो मैम। अगर थक गए हो, कुछ बच्चे अगर मना कर रहे हो तो मैं चुपचाप बैठ भी सकती हूँ, मुझे क्या है, बैठे बैठे मेडिटेशन कर लूँगी। बताओ रिवाइज कराऊँ या तुमको रेस्ट करना है? तुम्हारी अपनी श्रद्धा का पूरा है। कितना रहने डिफिकल्ट दो क्वेश्चन? मैम। मैम रिवाइज। पता था मुझे, आधे बोलेंगे रहने दो, आधे बोले रिवाइज। वोटिंग कर ले? रहने दो मैम। थक गए काफी सारी इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन भी मैम मैंने इस पर रखे थे ब्रेन क्योंकि मुझे कैपेसिटी, पता था पढ़ते क्रेनियल तुम पढ़ कैपेसिटी जाओगे। सेम है। हाँ, क्रेनियल कैपेसिटी इसी को कहते हैं ना, क्रेनियम, उसी के अंदर पड़ा है दिमाग। तेरा हो सकता है घुटने में हो, पर हमारा तो यहीं पड़ा है।